क्लास 12 के इतिहास के 12 गो महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लोग चर्चाएं करेंगे। इतिहास के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न और ये 12 महत्वपूर्ण प्रश्न इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 120% में यहाँ से लड़ने की गारंटी लेकर चलूंगा। इसलिए क्लास 12 वाले बच्चे इस वीडियो को जरूर आप शुरू से अंत तक देखिएगा। जो इतिहास जिन जिन बच्चों का इतिहास है वो इन 12 प्रश्न को जरूर पढ़कर जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि एग्जाम में आपका सारा प्रश्न लड़ जाए, एकदम टोटल का टोटल लड़ जाए, तो इस वीडियो को आप देखिए, ठीक है ना। देखिए इसमें पहला प्रश्न लोग देखते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्लास 12 वाले बच्चे, ठीक है ना। जैसा आप वीडियो क्वालिटी फ्रेश करके देखिएगा, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न क्या, पहला प्रश्न है महाभारत में वर्णित विवाह के विभिन्न प्रकारों में से किन्हीं 4 का नाम बताना है। यानी महाभारत में विवाह के बहुत सारे प्रकार बताए गए हैं जिसमें से आपको मात्र 4 ही विवाह के प्रकार का नाम बताना है। आंसर कैसे लिखिएगा, महाभारत में वर्णित विवाह के 4 प्रकार निम्नलिखित है। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा प्रजाति विवाह, तीसरा गंधर्व विवाह और चौथा देव विवाह। यानी विवाह के 4 प्रकार को लिखना था, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे वेद कितने हैं उनके नाम बताइए, तो वेद कितने होते हैं, 4। कौन कौन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ठीक है। आगे प्रश्न देखते हैं तीसरा, मुगल काल में निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृतियों के नाम बताना है। यानी मुगल काल में जो निर्मित 4 स्थापत्य कलाकृति थी उसके नाम बताना है। तो लिख सकते हैं आंसर, मुगल काल द्वारा स्थापित 4 कृतियों का नाम इस प्रकार है, 4 कलाकृति इस प्रकार है। कौन कौन सा, ताजमहल, हुमायूं का मकबरा, बुलंद दरवाजा, बीबी का मकबरा, ये सब किनके द्वारा बनाया गया, मुगलों के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न चौथा देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न बोला फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा क्यों और किसने बनवाया था। आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे फतेहपुर सीकरी एक नगर है जो मुगल सम्राट अकबर ने 1571 में बसाया था। यह भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में अनेक भवन का निर्माण कराया गया। यहाँ की सबसे ऊंची इमारत बुलंद दरवाजा है। यहाँ की सबसे ऊंची इमारत कौन है, बुलंद दरवाजा है, जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फुट थी। तो इतना लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा प्रश्न क्या है। पांचवा प्रश्न है सिजदा या जमी बोस, या इसको पैम्बोस भी कहते हैं, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन किया सिजदा और जमी बोस में क्या अंतर है। तो सिजदा का मतलब घुटने पर बैठकर सम्राट के सामने सिर झुकाना होता है, जबकि जमी बोस का मतलब सुल्तान के कदमों को चूमना होता है, ठीक है ना। यही अंतर होता है। आगे देखते हैं छठा प्रश्न, विजयनगर आने वाले कोई दो विदेशी यात्रियों का नाम लिखना है। यानी विजय साम्राज्य चाहे विजयनगर में आने वाले कोई 2 विदेशी यात्री का नाम बताइए। तो आंसर लिखेंगे विजयनगर आने वाले 2 विदेशी यात्री इस प्रकार है। पहला कौन, निकोलो कहां का रहने वाला था, इटाली का यात्री था, ठीक है ना। आगे है यहां पर बोल सकते हैं अबलर रज्जाक बोल सकते हैं। दूसरा कौन था, अबलर रज्जाक जो फारसी यात्री था। यानी 2 विदेशी का नाम लिखना था, पहला निकोलो और दूसरा का अबलर रज्जाक, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न, महाभारत में भक्ति आंदोलन के 4 संतों का नाम बताना है। महाभारत में भक्ति आंदोलन के 4 संत का नाम बताइए। तो महाभारत में भक्ति आंदोलन के 4 संत इस प्रकार है, पहला नामदेव, दूसरा का तुकाराम, तीसरा का एकनाथ और चौथा जो था ना ज्ञानेश्वर थे। ये 4 संत थे महाराष्ट्र के, ठीक है। आगे प्रश्न देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न, मार्को पोलो कौन था, मार्को पोलो कौन था, वह भारत क्यों आया था। आंसर लिखिए, मार्को पोलो विदेशी था जिसका जन्म 15 सितंबर 1254 को इटली में हुआ था। उसके पिता का नाम निकोलस पोलो था। वह एक व्यापारी, खोजकर्ता तथा राजदूत था। वह व्यापार करने के लिए भारत आया था। इतना लिखिए, पूरा नंबर मिल जाएगा। अभी तक 8 प्रश्न आपके क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, इसका 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां को एकदम VVI मारिए, एकदम ठोक लीजिए, मोहर लगा लीजिए। ये 9वां प्रश्न आपके एग्जाम में आ ही रहा है। क्या है 9वां प्रश्न, देखिए 9वां प्रश्न है झूम की खेती के विषय में आप क्या जानते हैं। क्या बोला है, झूम की खेती के विषय में आप क्या जानते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या है भाषा। देखिए बाबू, झूम की खेती के विषय में आप क्या जानते हैं। आंसर लिखेंगे, झूम की खेती एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्ष तथा वनस्पतियों को काटकर उन्हें जला दिया जाता है और फिर साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों से जुताई करके बीज को बो दिए जाते हैं। इसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उगने लगते हैं। यानी झूम की खेती क्या होता है, एक आदिवासी प्रकार की कृषि है जिसमें क्या वृक्षों और छालों को काट कर जला दिया जाता है और फिर जो साफ जमीन रहता है उसमें फिर पुराने उपकरण से, मशीन से जुताई कर दी जाती है, बुआई कर दी जाती है, जो पेड़ पौधा उगता है यही क्या कहलाता है, आपका झूम की खेती कहलाता है, ठीक है। तो झूम की खेती के विषय से आप क्या जानते हैं, इतना आपको लिख देना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न है, शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। देखते हैं 10वां प्रश्न, 10वां, शिमला सम्मेलन क्यों आयोजित किया गया था। आंसर लिखेंगे 1971 का
क्या लिखेंगे आंसर बाबू? आंसर लिखेंगे 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहते हैं। यानी 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। उसी में क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था, मतलब शिमला में सम्मेलन हुआ था। भारत में शिमला पड़ता है, शिमला में क्या होगा? सम्मेलन हुआ। और ये सम्मेलन क्यों हुआ था? तो भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को अपने सामने झुका दिया था, उसी को छोड़ने के लिए सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो 1971 का भारत पाक युद्ध के बाद भारत के शिमला में एक संधि पर हस्ताक्षर हुआ जिसे शिमला समझौता कहते हैं। इसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फिकार अली भुट्टो शामिल थे। यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था, जिसमें 93,000 से अधिक सैनिकों ने अपने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के नेतृत्व में भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। यानी भारतीय सेना 1971 के युद्ध में 93,000 पाकिस्तानियों को बताइए झुका दिया था, उसी को छोड़ने के लिए शिमला सम्मेलन हुआ था। आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, कौन सा प्रश्न देखते हैं बाबू? तो देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। क्या बोले 11 नंबर प्रश्न? हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं बताइए। जो हड़प्पा लिपि है उसके बारे में आप क्या जानते हैं, यही आपको बताने हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की लिपि को उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं पर प्राप्त की गई जिन्हें मुहर, तांबा के औजार, तांबे, मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, प्राचीन सूचना पट्टी पर पाते हैं। यानी जो हड़प्पा लिपि थी इसके बारे में हमें बहुत सारे औजारों पर पता चला। जैसे बताया दिया कि मुहर हो गया, तांबा हो गया, तांबे और मिट्टी की छोटी पट्टिकाएं हो गया, आभूषण हो गया, प्राचीन सूचना पट्टी, इन सभी पर किसके बारे में जानकारी मिलती है? हड़प्पा लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी इन सब उपकरणों पर जो हड़प्पा लिपि की जानकारी मिली है उसे अभी पढ़ा नहीं गया है। लेकिन इनमें चिन्हों की जो संख्या 375 से 400 के बीच में बताई जाती है। जो औजारों पर चिन्ह मिली है उसकी संख्या कितनी बताई है? 375 से 400 बताई गई है। यह लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती है। कई बार प्रश्न किया भी गया कि हड़प्पा लिपि कैसे लिखी जाती है, तो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। इस लिपि की मौजूदगी से सिंधु घाटी सभ्यता की साक्षरता का पता चलता है। यानी इस लिपि से पता चल जाता है सिंधु घाटी या चाहे सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो पढ़े लिखे थे, यानी साक्षर थे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका 11 नंबर ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब अंतिम जो प्रश्न उसको जरा हम लोग देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अशोक किस वंश का शासक था? उन्हें महान क्यों कहा जाता है? देखो, अशोक मौर्य वंश का शासक था, इन्हें इस वंश का महान शासक कहा जाता है। वह अपने अहिंसा की नीति, लोक कल्याणकारी कार्य, प्रजा वात्सल्य मतलब प्रजा के लिए प्रेम, धर्म की नीति के कारण महान कहा जाता है। वह संभवतः विश्व का पहला शासक था जो प्रजा को पुत्रवत समझा। यानी अशोक जो थे वो प्रजा को अपने पुत्र के समान समझते थे। उसने युद्ध और हिंसा का परित्याग कर दिया और भेरी घोष के स्थान पर धर्म घोष अपनाने का काम किया। अशोक था जो था ना, ये मौर्य वंश का तीसरा शासक था जो सम्राटों का सम्राट कहा, और इसने कलिंग को जीतने का काम किया था, ठीक है ना। तो मौर्य वंश के पोते का नाम था अशोक, ठीक है। तो अशोक सबसे महान शासक क्यों कहा गया, आप देख सकते हैं। इसका आंसर सिंपली अपने भाषा में लिखी गई है। इस तरह से मैंने आपको 12 प्रश्नों का, इतिहास का इंपॉर्टेंट 12 प्रश्नों का क्लियर करा दिया, ठीक है ना। अब यदि आप इस सभी का पीडीएफ चाहिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो भी काम चलेगा, ठीक है ना। यदि पीडीएफ लेना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर है, देख सकते हैं 76 450 29 149। इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इस पर कॉल नहीं लगेगा, केवल व्हाट्सअप आपको मैसेज ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिए और उन सभी को बताइए लाइक कमेंट शेयर करने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक कमेंट शेयर हमारे लिए बहुत बड़ा मायने रखता है, ठीक है। जय हिंद।